मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। यह उपन्यास पहली बार आज से 73 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 1952 में प्रकाशित हुआ था। आज हम इस उपन्यास को पढ़कर जानेंगे कि ऐसा इस उपन्यास में क्या है जो कि 73 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के उपरांत भी आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए रखता है। अज्ञेय ने इसकी भूमिका लिखी है, जिसमें वे कहते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अपितु अनेक कहानियों में एक कहानी है। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है, और जैसे उस समाज की अनंत शक्तियां परस्पर संबद्ध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत हैं, वैसे ही उसकी कहानियां भी। वे कहते हैं कि वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का सातवां घोड़ा है, जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इस उपन्यास में एक कथानायक है जिसका नाम है माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को 3 प्रेम कहानियां सुनाता है। ये प्रेम कहानियां जमुना, लिली और सत्ती नाम की 3 महिलाओं से जुड़ी हैं। ये कहानियां परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं और अलग अलग भी हैं। यहाँ माणिक मुल्ला तीनों कहानियों में पात्रों के रूप में स्वयं विद्यमान भी है। इस उपन्यास में केवल प्रेम की रोमानियता आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी जटिलताओं को भी दर्शाया गया है। और अंत में इस उपन्यास की कथा संरचना गोलाकार है। इसका अर्थ है कि इसमें समय एक चक्र की तरह है, जिसमें घटनाएं और अनुभव बार बार लौटते हैं, लेकिन हर बार एक नए रूप में। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ मेरी आवाज में उन सभी प्रेम कहानियों को सुनने के लिए? तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले रोमांचक उपन्यास की ओर। तीसरी दोपहर। शीर्षक माणिक मुल्ला ने नहीं बताया। हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि रात ही रात सहसा हवा बिल्कुल रुक गई है और इतनी उमस है कि सुबह 5 बजे भी हम लोग पसीने से तर थे। हम लोग उठकर खूब नहाए, मगर उमस इतनी भयानक थी कि कोई भी साधन काम न आया। पता नहीं ऐसी उमस इस शहर के बाहर भी कहीं होती है या नहीं, पर यहाँ तो जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं करते। सुप्रिंटेंडेंट बड़े बाबू को डांटते हैं। बड़े बाबू छोटे बाबुओं पर खींच उतारते हैं। छोटे बाबू चपरासियों से बदला निकालते हैं और चपरासी गालियां देते हुए पानी पिलाने वालों से, भिश्तियों से और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल न बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शे वाला इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा न करें। और इन तमाम सामाजिक उथल पुथल के पीछे कोई ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक प्रगति का सिद्धांत ना होकर केवल तापमान रहता है, टेम्परेचर, उमस 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इस उमस के बावजूद माणिक मुल्ला की कहानियां सुनने का लोभ हम लोगों से छूट नहीं पाता था। अतः हम सबके सब नियत समय पर वहीं इकट्ठा हुए और मिलने पर सब में यही अभिवादन हुआ, आज बहुत उमस है। हाँ जी, बहुत उमस है। ओफो। सिर्फ प्रकाश जब आया और उससे सबने कहा कि आज बहुत उमस है, तो फलसफा छांटते हुए अफलातून की तरह मुंह बनाकर बोला, मेरी इस झल्लाहट भरी टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि पिछली रात उसने मार्क्सवाद के सवाल पर मुझे नीचा दिखाया था और सच्चे संकीर्ण मार्क्सवादियों की तरह से झल्ला उठा था, और मैंने तय कर लिया था कि वह सही बात भी करेगा तो भी मैं उसका विरोध करूंगा। बहरहाल प्रकाश बोला, भाई जी, उमस हम सभी की जिंदगियों में छाई हुई है, उसके सामने तो यह कुछ नहीं है। हम सभी निम्न मध्य वर्ग श्रेणी के लोगों की जिंदगी में हवा का एक ताजा झोंका नहीं, चाहे दम घुट जाए पर पत्ता नहीं हिलता। धूप जिसे रोशनी देना चाहिए हमें बुरी तरह झुलसा रही है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। किसी न किसी तरह ताजी और नई हवा के झोंके चलने चाहिए, चाहे लू के ही झोंके क्यों ना हो। प्रकाश की इस मूर्खता भरी बात पर कोई कुछ नहीं बोला।
मेरे झूठ के लिए क्षमा करें, क्योंकि माणिक ने इस बात की जोर से तायीद की थी, पर मैंने कह दिया ना कि मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया हूं। खैर, तो माणिक मुल्ला बोले कि जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूं, तो मेरा मतलब यह रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती, और हम जैसे लोग जो ना उच्च वर्ग के हैं ना निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियां, परंपराएं, मर्यादा भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना हम पर छा जाती है। प्रकाश ने जब इसका समर्थन किया तो मैंने इनका विरोध किया और कहा, लेकिन व्यक्ति को तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिए, यह नहीं कि टूटता फूटता चला जाए। तो माणिक मुल्ला बोले, यह सच है, पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गई सारी नैतिक विकृति को भी अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते। अतः नतीजा यह होता है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं, लेकिन सभी तो जमुना नहीं होते। मैंने फिर कहा, हाँ, लेकिन जो इस नैतिक विकृति से अपने को अलग रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है, संस्कारों का अंधानुकरण, और ऐसे लोग भले आदमी कहलाए जाते हैं। उनकी तारीफ भी होती है, पर उनकी जिंदगी बेहद करुण और भयानक हो जाती है, और सबसे बड़ा दुख यह है कि वे भी अपने जीवन का यह पहलू नहीं समझते और बैल की तरह चक्कर लगाते चले जाते हैं। मसलन मैं तुम्हें तन्ना की कहानी सुनाऊं? तन्ना की याद है ना, वही महेसर दलाल का लड़का? लोग व्यर्थ के वाद विवाद से उब गए थे, अतः माणिक मुल्ला ने कहानी सुनानी शुरू की। अकस्मात ओमकार ने रोककर कहा, इस कहानी का शीर्षक? माणिक मुल्ला इस व्याघात से जल्ला उठे और बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी भेज रहा हूं कि शीर्षक के झगड़े में पड़ूं? तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? या मैं उन कहानी लेखकों में से हूं जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देकर पत्रों में संपादकों और पाठकों का ध्यान खींचा करते हैं? यह देखकर कि माणिक मुल्ला ओमकार को डांट रहे हैं, हम लोगों ने भी ओमकार को डांटना शुरू किया। यहाँ तक कि जब माणिक मुल्ला ने हम लोगों को डांटा तो हम लोग चुप हुए और उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। तन्ना के कोई भाई नहीं था, पर 3 बहनें थीं। उनमें से जो सबसे छोटी थी, उसी को जन्म देने के बाद उसकी माँ गोलोक चली गई थी। रह गए पिताजी, जो दलाल थे। चूंकि बच्चे छोटे थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, अतः तन्ना के पिता महेसर दलाल ने अपनी यह इच्छा जाहिर की कि किसी भले घर की कोई दबी ढकी सुशील कन्या मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुढ़ापे में कोई औरत का शौक चढ़ा है? राम राम, ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ बच्चों की फिक्र है, वरना अब तो बचे खुचे दिनों में राम के भजन में और गंगा स्नान में काट देने हैं। रही तन्ना की माँ, सो तो देवी थी, स्वर्ग चली गई। महेसर दलाल पापी थे, सो रह गए। बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं करते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काली कमली वाले के भंडारों में दोनों जून भोजन करते और लोक परलोक सुधारते। लेकिन मोहल्ले भर की बड़ी बूढ़ी औरतें कोई ऐसी सुशील कन्या न जुटा पाई जो बच्चों का भरण पोषण कर सके। अंत में मजबूर होकर महेसर दलाल एक औरत को सेवा टहल और बच्चों के भरण पोषण के लिए ले आए। उस औरत ने आते ही पहले महेसर दलाल के आराम की सारी व्यवस्था की, उनका पलंग, बिस्तर, हुक्का चलम ठीक किया। उसके बाद तीनों लड़कियों के चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। बहरहाल उसने तमाम बिखरती हुई गृहस्थी को बड़ी सावधानी से संभाल लिया। अब उसमें अगर तन्ना और उसकी 3 बहनों को कुछ कष्ट हुआ तो इसके लिए कोई क्या करे? तन्ना की बड़ी बहन घर का कामकाज, झाड़ू बुहारू, चौका बर्तन किया करती थी। मंजली बहन, जिसके दोनों पांव की हड्डियां बचपन से ही खराब हो गई थी, या तो कोने में बैठी रहती थी या आंगन भर में खिसक खिसक कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती थी। सबसे छोटी बहन पंचम बनिया के यहाँ से तंबाकू,
हल्दी, चीनी, मिट्टी का तेल और मंडी से अदरक, नींबू, हरी मिर्च, आलू और मूली वगैरह लाने में व्यस्त रहती थी। तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर धोते थे, बांस में झाड़ू बांधकर घर भर का जाला पहुंचते थे, हुक्का भरते थे। इतने में स्कूल का वक्त हो जाया करता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहाँ से बन सकता था। अतः बिना खाए ही स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटकर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लकड़ी चीरनी पड़ती थी, बुरादे की अंगीठी भरनी पड़ती थी, दिया बत्ती करनी पड़ती थी। बुआ, उस औरत को सब बच्चे बुआ कहा करें, यह महेसर दलाल का हुक्म था, का बदन भी अक्सर दबाना पड़ता था, क्योंकि बेचारी काम करते करते थक जाती थी। और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के मंद मधुर प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे। घर में लालटेन एक ही थी और वह बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती थी। तन्ना का दिल कमजोर था, अतः तन्ना अक्सर माँ की याद करके रोया करते थे और उन्हें रोते देखकर बड़ी और छोटी बहनें भी रोने लगती थीं और मंजली अपने दोनों टूटे पैर पटक कर उन्हें गालियां देने लगती थी। और दूसरे दिन वह बुआ से या बाप से शिकायत कर देती थी और बुआ माथे में आलता बिंदी लगाते हुए रोती हुई कहती थी, इन कमबख्तों को मेरा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना उड़ना अच्छा नहीं लगता, पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। आखिर कौन तकलीफ है ना। बड़े बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बना के पार्टी पार के छैल चिकनियों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद महेसर दलाल को परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता था। यहाँ तक कि तन्ना की पीठ में नील उभर आती थी और बुखार चढ़ आता था और दोनों बहनें डर के मारे उनके पास जा नहीं पाती थीं और मंजली बहन मारे खुशी के आंगन भर में घिसलती फिरती थी और छोटी बहन से कहती, खूब मार पड़ी, अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन पैर टूटेंगे, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा। अरे चल, आज मेरी चोटी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को। इन हालातों में जमुना की माँ ने तन्ना को बहुत सहारा दिया। उनके यहाँ पूजा पाठ अक्सर होता रहता था और उसमें वे 5 बंदर और 5 कुंवारी कन्याओं को खिलाया करती थी। बंदरों में तन्ना और कन्याओं में उनकी बहनों को आमंत्रण मिलता था और जाते समय बुआ साफ साफ कह देती थी कि दूसरों के घर जाकर नदीदों की तरह खाना नहीं चाहिए, आधी पूड़ियां बचाकर ले आनी चाहिए। वे लोग यही करते और चूंकि पूड़ी खाने से मैदा खराब हो जाता है, अतः बेचारी बुआ पूड़ियां अक्सर अपने लिए रखकर रोटी बच्चों को खिला देती थी। तन्ना को अक्सर किसी न किसी बहाने जमुना बुला लेती थी और अपने सामने तन्ना को बिठाकर खाना खिलाती थी। तन्ना खाते जाते थे और रोते जाते थे, क्योंकि यद्यपि जमुना उनसे छोटी थी, पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही तन्ना को अपनी माँ की याद आ जाती थी और तन्ना को रोते देखकर जमुना के मन में भी ममता उमड़ पड़ती थी और जमुना घंटों बैठकर उनसे सुख दुख की बातें करती रहती। होते होते यह हो गया कि तन्ना के लिए कोई था तो जमुना थी और जमुना को 24 घंटे अगर किसी की चिंता थी तो तन्ना की। अब इसी को आप प्रेम कह लें या कुछ और। जमुना की माँ से बात छिपी नहीं रही, क्योंकि अपनी उम्र में वे भी जमुना ही रही होंगी और उन्होंने बुलाकर जमुना को बहुत समझाया और कहा कि तन्ना वैसे बहुत अच्छा लड़का है, पर नीच गोत का है और अपने खानदान में अभी तक अपने से ऊंचे गोत में ही ब्याह हुआ है। पर जब जमुना बहुत रोई और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो उसकी माँ ने आधे पर तोड़कर लेने का निर्णय किया। यानी उन्होंने कहा कि अगर तन्ना घर जमाई बनना पसंद करे तो इस प्रस्ताव पर गौर किया जा सकता है। पर जैसे पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थे ईमानदार आदमी और उन्होंने साफ कह दिया कि पिता कुछ भी हो, आखिरकार पिता हैं, उनकी सेवा करना धर्म है, वे घर जमाई जैसी बात कभी नहीं सोच सकते। इस पर जमुना के घर में काफी संग्राम मचा, पर अंत में जीत जमुना की माँ की रही कि जब दहेज होगा तब ब्याह करेंगे, नहीं लड़की कुंवारी रहेगी, रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़की पीपल से ब्याह देंगे, पर नीचे गोत वालों को नहीं देंगे। जब यह बात महेसर दलाल तक पहुंची तो उनका खून उबल उठा और उन्होंने पूछा, कहाँ है तन्ना? मालूम हुआ मैच देखने गया है। तो उन्होंने चीख मारकर कहा ताकि जमुना के घर तक सुनाई दे, आने दो आज हरामजादे को, खालना उधेड़ दी तो नाम नहीं, लकड़ी के ठूंठ को साड़ी पहनाकर नौबत बजवा कर ले आऊंगा, पर उनके यहाँ मैं लड़की का ब्याह करूंगा जिनके यहाँ। और उसके बाद उनके यहाँ का जो वर्णन महेसर दलाल ने किया उसे जाने ही दीजिए। बहरहाल बुआ ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया
और महेसर ने इतना मारा कि मुंह से खून निकल आया। और तीसरे दिन भूख से व्याकुल तन्ना छत पर गए तो जमुना की माँ ने उन्हें देखते ही झट से खिड़की बंद कर ली। जमुना छज्जे पर धोती सुखा रही थी। क्षण भर इनकी ओर देखती रही, फिर चुपचाप बिना धोती सुखाए नीचे उतर गई। तन्ना चुपचाप थोड़ी देर उदास खड़े रहे, फिर आंखों में आंसू भरे नीचे उतर आए और समझ गए कि उनका जमुना पर जो भी अधिकार था वह खत्म हो गया। और जैसा कहा जा चुका है कि वे ईमानदार आदमी थे, अतः उन्होंने कभी उधर का रुख न किया। हालांकि उधर देखते ही उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे गले में कोई चीज फंस रही हो, सीने में कोई सूजा चला रहा हो। धीरे धीरे तन्ना का मन भी पढ़ने से उचट गया और वे एफए के पहले साल में फेल हो गए। महेसर दलाल ने उन्हें फिर खूब मारा। उनकी मंजली बहन खुश होकर अपने लुंज पुंज पैर पटकने लगी और हालांकि तन्ना खूब रोए और दबी जबान इसका विरोध भी किया, पर महेसर दलाल ने उनका पढ़ना लिखना छुड़ाकर आरएमएस में भर्ती करा दिया और वे स्टेशन पर डाक का काम करने लगे। उसी समय महेसर दलाल की निगाह में एक लड़की, यहाँ मैं यह साफ साफ कह दूं कि या तो कहानी की विषय वस्तु के कारण हो या उस दिन की सर्वग्रासी उमस के कारण, लेकिन उस दिन माणिक मुल्ला की कथा शैली में वह चटपटापन नहीं था जो पिछली दो कहानियों में था। अजब ढंग से नीरस शैली में वे विवरण देते चले आ रहे थे और हम लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस बहुत थी, कहानी में भी कमरे में भी। खैर, तो उसी समय महेसर दलाल की निगाह में एक लड़की आई जिसके बाप मर चुके थे। माँ की अकेली संतान थी। माँ की उम्र चाहे कुछ रही हो, पर देखकर यह कहना कठिन था कि माँ बेटी में कौन 19 है कौन 20। कठिनाई एक थी, लड़की इंटर के इम्तिहान में बैठ रही थी। हालांकि उम्र में तन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस रूपवती विधवा के पास जमीन जायदाद काफी थी। न कोई देवर था न कोई लड़का, अतः उसकी सहायता और रक्षा के ख्याल से तन्ना को इंटरमीडिएट पास बताकर महेसर दलाल ने उसकी लड़की से तन्ना की बात पक्की कर ली, मगर इस शर्त के साथ कि शादी तब होगी जब महेसर दलाल अपनी लड़की को निपटा लेंगे और तब तक लड़की पढ़ेगी नहीं। चूंकि लड़की की ओर से भी सारा इंतजाम महेसर दलाल को करना था, अतः वे 11-12 बजे तक रात तक लौट पाते थे और कभी कभी रात को भी वहीं रह जाना पड़ता था क्योंकि लड़ाई चल रही थी और ब्लैकआउट होता रहता था। लड़की का घर उसी मोहल्ले की दूसरी बस्ती में था जिसमें दोनों तरफ फाटक लगे थे जो ब्लैकआउट में 9 बजते ही बंद हो जाते थे। बुआ ने इसका विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि महेसर दलाल ने साफ साफ कह दिया कि उसके घर में रहने से मोहल्ले में चारों तरफ 4 आदमी 4 तरह की बातें करते हैं। महेसर दलाल ठहरे इज्जतदार आदमी, उन्हें बेटे बेटियों का ब्याह निपटाना है और वे यह ढोल कब तक अपने गले में बांधे रहेंगे। अंत में यह हुआ कि बुआ जैसे हंसती इठलाती हुई आई थी वैसी ही रोती कलपती अपनी गठरी मुठरी बांध कर चली गई और बाद में मालूम हुआ कि तन्ना की माँ के तमाम जेवर और कपड़े जो बहन की शादी के लिए रखे हुए थे गायब हैं। इसने तन्ना पर एक भयानक भार लाद दिया। महेसर दलाल का उन दिनों अजब हाल था। मोहल्ले में यह अफवाह फैली हुई थी कि महेसर दलाल जो कुछ करते हैं वह एक साबुन बेचने वाली लड़की को दे आते हैं। तन्ना को घर का भी सारा खर्चा चलाना पड़ता था, ब्याह की तैयारी भी करनी पड़ती थी। दोपहर को एआरपी में काम करते थे, रात को आरएमएस में, और नतीजा यह हुआ कि उनकी आंखें धंस गईं, पीठ झुक गई, रंग झुलस गया और आंखों के आगे काले धब्बे उड़ने लगे। जैसे तैसे करके बहन की शादी निपटी। शादी में जमुना आई थी पर तन्ना से बोली नहीं। एक दालान में दोनों मिले तो चुपचाप बैठे रहे। जमुना नाखून से फर्श खोदती रही, तन्ना तिनके से दांत खोदते रहे। यूं जमुना बहुत सुंदर निकल आई थी और गुजराती जूड़ा बांधने लगी थी, लेकिन यह कहा जा चुका है कि तन्ना ईमानदार आदमी थे। तन्ना का फलदान चढ़ा तो वह और भी सज धज के आई और उसने तन्ना से एक सवाल पूछा, भाभी क्या बहुत सुंदर है तन्ना? हाँ, तन्ना ने सहज भाव से बतला दिया तो रुंधते गले से बोली, मुझसे भी? तन्ना कुछ नहीं बोले, घबरा कर बाहर चले गए और सुबह के लिए लकड़ी चीरने लगे। तन्ना की शादी के बाद जमुना ने भाभी से काफी हेलमेल बढ़ा लिया। रोज सुबह शाम आती, तन्ना से बात भी न करती, दिन भर भाभी के पास बैठी रहती। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, तन्ना से भी ज्यादा,
और थोड़ी घमंडी भी। बहुत जल्दी मायके चली गई तो एक दिन जमुना आई और तन्ना से ऐसी ऐसी बातें करने लगी जैसी उसने कभी नहीं की थी। तो तन्ना ने उसके पांव छूकर उसे समझाया कि जमुना, तुम कैसी बातें करती हो। तो जमुना कुछ देर रोती रही और फिर फुफकारती हुई चली गई। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक अजब की घटना हुई। जिस साबुन वाली लड़की का नाम महेसर दलाल के साथ लिया जाता था, वह एक दिन मरी हुई पाई गई। उसकी लाश भी गायब कर दी गई और महेसर दलाल पुलिस के डर के मारे जाकर समधियाने में रहने लगे। तन्ना की जिंदगी अजब सी थी। पत्नी ज्यादा पड़ी थी, ज्यादा धनी घर की थी, ज्यादा रूपवती थी, हमेशा ताने दिया करती थी। मंजली बहन घिसल घिसल कर गालियां देती रहती थी। राम करे दोनों पांव में कीड़े पड़े। अफसर ने उनको निकम्मा करार दिया था और उन्हें ऐसी ड्यूटी दे दी कि हफ्ते में 4 दिन और 4 रातें रेल के सफर में बीतती थीं और बाकी दिन हेडक्वार्टर में डांट खाते खाते। उनकी फाइल में बहुत शिकायतें लिखी गई थीं। उन्हीं दिनों उनके यहाँ यूनियन बनी और वे ईमानदार होने के नाते उससे अलग रहे। नतीजा यह हुआ कि अफसर भी नाराज और साथी भी। इसी बीच में जमुना का ब्याह हो गया। महेसर दलाल गुजर गए। पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बची और बचने के बाद वह तन्ना से गंदी छिपकली से भी ज्यादा नफरत करने लगी। छोटी बहन ब्याह के काबिल हो गई और तन्ना सिर्फ इतना कर पाए कि सूख कर कांटा हो गए, कनपटियों के बाल सफेद हो गए, झुककर चलने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, आंख से पानी आने लगा और मैदा इतना कमजोर हो गया कि एक कौर भी हजम नहीं हो पाता था। डाक ले जाते हुए एक बार रेल में नीमसार जाती हुई तीर्थ यात्रिणी जमुना मिली। साथ में रामधन था। जमुना बड़ी ममता से पास आकर बैठ गई और उसके बच्चे ने मामा को प्रणाम किया। जमुना ने दोनों को खाना दिया। कौर तोड़ते हुए तन्ना की आंख में आंसू आ गए। जमुना ने कहा भी कि कोठी है, तांगा है, खुली आबो हवा है, आकर कुछ दिन रहो, तंदुरुस्ती संभल जाएगी। पर बेचारे तन्ना, नैतिकता और ईमानदारी बड़ी चीज होती है, लेकिन उस सफर से जो तन्ना लौटे तो फिर पड़ ही गए। महीनों बुखार आया। रोग के बारे में डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय थी। कोई हड्डी का बुखार बताता था तो कोई खून की कमी तो कोई टीबी भी बता रहा था। घर का यह हाल था कि एक पैसा पास नहीं। पत्नी का सारा जेवर लेकर सास अपने घर चली गई। छोटी बहन रोया करे, मंजली घिसल घिसल कर कहे, अच्छा अभी क्या, अभी तो कीड़े पड़ेंगे। सिर्फ यूनियन के कुछ लोग आकर अच्छी भली सलाह दे जाते थे, साफ हवा में रहो, फलों का रस दो, बिस्तर रोज बदल देना चाहिए। और बेचारे करते ही क्या। होते होते जब नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्हें दफ्तर से भी खारिज कर दिया गया, घर में फाके होने लगे, तो उनकी सास आकर अपनी लड़की को लिवा ले गई और बोली, जब कमर में बूता नहीं था तो भावरें क्यों फिराई थी। और फिर यूनियन फूनियन के गुंडे आवारे आकर घर में हुड़दंगा मचाते रहते हैं। तन्ना की बहनें उनके सामने चाहे निकले चाहे नाचे गाएं, उनकी लड़की यह पेशा नहीं कर सकती। इधर यूनियन उनकी नौकरी के लिए लड़ रही थी और जब वे बहाल हो गए तो लोगों ने सलाह दी 2 हफ्ते के लिए चले जाएं, बाकी लोग उनका काम करा दिया करेंगे और उसके बाद फिर छुट्टी ले लेंगे। उनका तन हड्डी का ढांचा भर रह गया था। चलते हुए आप नजदीक से पसलियों की खड़खड़ाहट सुन सकते थे। किसी तरह हिम्मत बांध कर गए। अफसर लोग चढ़े हुए थे। मेल ट्रेन पर रात की ड्यूटी लगा दी और वह भी ऐन होली के दिन। रंग में भीगते हुए भी थर थर कांपते हुए स्टेशन गए। सारा बदन जल रहा था। काम तो साथियों ने मिलकर कर दिया। वे चुपचाप पड़े रहे। डिब्बे में अंदर सीलन थी। बदन टूट रहा था, नसें ढीली पड़ गई थीं। सुबह हुई, टुंडला आया, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी। वे जाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। गाड़ी चल दी। पांव थर थर कांप रहे थे। सहसा इंजन की पानी की टंकी की झूलती हुई बाल्टी इनकी कनपटी में लगी और फिर इन्हें होश नहीं रहा। आंख खुली तो टूंडला के रेलवे अस्पताल में थे। दोनों पांव नहीं थे। आसपास कोई नहीं था। बेहद दर्द था। खून इतना निकल चुका था कि आंख से कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। सोचा किसी को बुलावे तो मुंह से जमुना का नाम निकला, फिर अपने बच्चे का, फिर बापू महेसर का और फिर चुप हो गए। लोगों ने बहुत पूछा, किसे तार दे दे, क्या किया जाए, पर वे कुछ नहीं बोले। सिर्फ मरने से पहले उन्होंने अपनी दोनों कटी टांगें देखने की इच्छा प्रकट की और वे लाई गईं तो ठीक से देख नहीं सकते थे, अतः बार बार उन्हें छूते थे, दबाते थे, उठाने की कोशिश करते थे और हाथ खींच लेते थे और थर थर कांपने लगते थे। पता नहीं मुझे कैसा लगा
कि मैं निष्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किए बिना चुपचाप उठकर चला आया। अनध्याय बेहद उमस। मन की गहरे से गहरी परत में एक अजीब सी बेचैनी। नींद भी आ रही है और नहीं भी आ रही है। नीम की डालियां खामोश हैं। बिजली के प्रकाश में उनकी छायाएं मकानों, खपरेलों, बारजों और गलियों में सहमी खड़ी हैं। मेरे अर्धसुप्त मन में असंबद्ध स्वप्न विचारों का सिलसिला, स्वर्ग का फाटक, रूपरेखा, रंग, आकार जैसा कुछ नहीं, जैसा अनुमान कर ले। अति यथार्थवादी कविताएं जिनका अर्थ कुछ नहीं, जैसा अनुमान कर ले। फाटक पर रामधन बाहर बैठा है। अंदर जमुना श्वेत वसना शांत गंभीर, उसकी विशृंखल वासना, उसका वैधव्य पुरैन के पत्तों पर पड़ी ओस की तरह बिखर चुका है। वह वैसी ही है जैसी तन्ना को प्रथम बार मिली थी। फाटक पर घोड़े की नालें जड़ी हैं, एक दो असंख्य। दूर धुंधले क्षितिज से एक पतला धुएं की रेखा सा रास्ता चला आ रहा है। उस पर कोई दो चीजें रेंग रही हैं। रास्ता रह रहकर कांप उठता है, जैसे तार का पुल। बादलों में टॉर्च जल उठती है। राह पर तन्ना चले आ रहे हैं। आगे आगे तन्ना कटे पांव से घिसलते हुए, पीछे पीछे उनकी दो कटी टांगें लड़खड़ाती चली आ रही हैं। टांगों पर आरएमएस के रजिस्टर लदे हैं। फाटक पर पांव रुक जाते हैं। फाटक खुल जाते हैं। तन्ना फाइल उठाकर अंदर चले जाते हैं। दोनों पांव बाहर छूट जाते हैं। बिस्तुइया की कटी हुई पूंछ की तरह छटपटाते हैं। कोई बच्चा रो रहा है। वह तन्ना का बच्चा है। दबे हुए स्वर, यूनियन, आरएमएस, 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 यूनियन। दोनों कटे पांव वापस चल पड़ते हैं। धुएं का रास्ता तार के पुल की तरह कांपता है। दूर किसी स्टेशन से कोई डाक गाड़ी छूटती है।